मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। ओके डन। सो आज आपकी एनाटॉमी की क्लास है। दिस वाज योर सिलेबस जो कि मुझे मैम से मिला था। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी टर्म्स, है ना, एनाटॉमिकल टर्म्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो बेसिकली आज हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टर्म्स का एंड एवरीथिंग का। सो और फर्स्ट चैप्टर, इसका मैंने एक स्लाइड भी बनाया है, शॉर्ट स्लाइड है वो, ठीक है। लेकिन चैप्टर वाइज जाने के बाद हम उसके बाद स्लाइड पे जाएंगे। ओके, सो मैं स्लाइड भी आप लोग को दिखा देती हूँ। सो दिस इज द पीपीटी। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर द लेक्चर, बट पहले हम 1 by 1 चैप्टर वाइज जाएंगे। सो आप लोगों में से कोई मुझे बेसिक डेफिनेशन बताएगा, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? मैम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, ओके। एनीवन एल्स? ओके, सो व्हाट इज सेल इज जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ बॉडी होते हैं उसमें सबसे पहले आता है सेल्स, ठीक है। सो सेल्स क्या होते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में किसकी बात हो रही है? सी, मैं बीच बीच में ना लेक्चर्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। आज से पहले जो भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत इन्वॉल्व होके पढ़ते थे, है ना। आपके 1 आवर्स होंगे या 2 आवर्स होंगे, उसमें भी आपको पूरा लेक्चर में इन्वॉल्व होना है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते ये चीजें, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है एनाटॉमी। ओके, सो व्हाट इज सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सेल इज अ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। यानी कि सेल पहले हो गया, देन उसके बाद आ गया टिश्यू। इधर भी आप देखो, इधर भी आपके जो बुक्स है उसमें आपका यही दिया गया है, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अ ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ओके, एज अ सेंटेंस ऑलरेडी टेल कि बहुत सारे सेल्स होते हैं तो एक टिश्यू बनता है। देन सब्सिक्वेंटली एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, ठीक है। देन क्या है, एक ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक पार्ट बनता है या कोई मसल बनता है या कोई भी ऑर्गन बनता है, बट सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट, जो एकदम बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी आप कह रहे हो, सेल्स जो होते हैं वो होती है आपके सेल्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सेल्स आते हैं, तो आप अगर ये डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगी तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिक एनाटॉमी आपको आनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ BHA और MPH. So what is extracellular substances? So extracellular substances, you can say it is a non-living material produced by the cell. So these non-living materials produced by such as collagen, fiber, elastic fibers. So they all are extracellular substances. ओके, सो कभी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, तो यू कैन से इट इज अ नॉन लिविंग मटेरियल लाइक कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट दे कैन डू, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू सेल्स। ओके, सो व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस? इट इज अ नॉन लिविंग मटेरियल like collagen and fiber. What they do, they provide nourishment, structural support and protection to cell. Okay, now next is fluid. यहाँ पे जो fluid की बात हो रही है, ये fluid बात हो रही है body fluid की. Okay, so body fluid is the body fluid contains various fluids. Okay, इसमें आता है आपका blood, lymph, cerebrospinal fluid, synovial fluid, precardial and pleural fluids. ओके, सो बॉडी फ्लूइड्स में क्या, पहले मैंने कहा था ब्लड। ओके, सो ब्लड में क्या होता है? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लिम्फ्स। ऐसी बॉडी में अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। सेकंड, लिम्फ्स क्या होता है? लिम्फ्स जो होते हैं हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, वो हो गया आपका लिम्फ्स। Then third one is cerebrospinal fluids. ठीक है, what is cerebrospinal fluids? It protects the brain and spinal cord. जैसे कि इनका नाम रखा हुआ है cerebrospinal. तो what they do protection to the brain and the spinal cord.
ओके। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है वो भी हम जब सिस्टम वाइज जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, वहां पे मैं फिर से आपको फ्लूइड्स के बारे में पूछूंगी, तो प्लीज ये याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट साइनोवियल फ्लूइड्स। साइनोवियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, है ना। बेसिकली हमें लुब्रिकेंट कहाँ चाहिए होता है? हम लोग कहाँ लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं? जॉइंट्स में, है ना। सो दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू आवर जॉइंट्स। तो साइनोवियल फ्लूइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स में। नाउ पेरिकार्डियल एंड प्लूरल फ्लूइड्स। ओके, ये क्या फ्लूइड्स होते हैं? सराउंड्स द हार्ट एंड लंग, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि कार्डियल आ गया, जहां पे कार्डियल आता है तो कार्डियोलॉजी ये सब जो डिपार्टमेंट होता है रिलेटेड टू हार्ट होते हैं आपके। प्लूरल आ गया तो प्लूरल फ्लूइड जो प्लूरा होता है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, है ना। इस तरह के टर्म्स हमें याद रखने हैं। कहीं पे भी कार्डियक आ गया, कार्डिनल आ गया, कार्डियल आ गया, तो ये मतलब जो ऐसे वर्ड्स आ रहा है दैट मीन्स इट विल रिलेट टू आवर हार्ट। एंड अगर प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड्स, इस तरह का चीजें आ गई दैट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग अपने जो हमारे डॉक्टर्स में फर्स्ट ईयर होता है उसमें याद रखते हैं। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। सो सराउंडिंग द हार्ट एंड द लंग्स, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये किसका काम है? प्लूरल फ्लूइड्स का और प्रीकार्डियल फ्लूइड्स का। तो अब इन तीनों में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। मैम नो। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ किसने ज्वाइन किया। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे अगेन सेल्स क्या है? कॉलुमिनर सेल हिस्टियोसाइट्स। ये बहुत ही ज्यादा अलग से इनकी सेल्स में ये सारे सेल्स आते हैं। आपके ऑस्टियोसाइट्स आते हैं, मास्ट सेल्स आते हैं, एडिप्टोसाइट्स आते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट आते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? आपके बेसिक सेल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस में मैंने कहा था कोलाजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था। ये सारे एग्जाम्पल्स ये आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सबका काम क्या है? इन सबका काम सेम ही है। दीज प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट टू द सेल। नाउ अगेन फ्लूइड की जहां बात हुई थी, साइनोवियल फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ्स, ये बेसिक होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे सब अभी एक्सप्लेन किया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस। ओके, जो भी हम खाते हैं या हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बोलते हैं ना डाइजेशन हो गया, ठीक है, वो क्या चीज है? डाइजेशन इज अ टर्म ऑफ अ सिस्टम। डाइजेशन सिर्फ ऐसे नहीं कि बंदे का डाइजेशन ठीक है, मतलब उसका सिस्टम ठीक है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू ब्रिंग इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, और यू कैन से फॉर एब्जॉर्प्शन और एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ब्रेक डाउन फूड होगा तो उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सिंपल फॉर्म में याद रखना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। याद रहेगा, क्योंकि डाइजेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन हमें याद रखना है, एब्जॉर्प्शन याद रखना है, और क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है। इस तरह से सिंपलर फॉर्म में इसको याद रखना है एज अ राइम। नाउ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बोलते ना आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है इसीलिए आपको इतना ज्यादा एसिडिटी रहती है, इज अ बेसिक टर्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट विल इंक्लूड एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब बोलोगे मैम मेटाबॉलिज्म आपने नया टर्म यूज कर दिया। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, वन इज एनाबॉलिज्म। प्लीज अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसको लिख भी लीजिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, इट विल इंक्लूड एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। ओके, सो व्हाट इज एनाबॉलिज्म? इट्स अ बिल्डिंग अप मॉलिक्यूल्स। ओके, जब बिल्डिंग अप मॉलिक्यूल्स होगा तो दैट इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। एंड कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर एनर्जी रिलीज एंड स्टोरेज। ओके, सो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है? द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली अकर इन द बॉडी आर कलेक्टिवली टर्म मेटाबॉलिज्म। इट मे बी कंस्ट्रक्टिव कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एक ही वर्ड को आप दो तरीके से लिख सकते हो, द टर्म। ओके, इन्होंने बोला कंटिन्यूअसली बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो दो तरीके से हो रहा है। अगर
अगर केमिकल प्रोसेस प्लस में हो रहा है यानी कंस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ चीज, तो डेट इज एनाबॉलिज्म। अगर वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट एनाबॉलिज्म। अगेन इन्होंने एनाबॉलिज्म एक्सप्लेन किया है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल with the use of energy. It is required for building of structural and functional unit of cell. ठीक है, नाउ कैटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म के पार्ट ही एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, ये इसका 2A 2B मान के चलिए। नाउ कैटाबॉलिज्म इज इट इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ ब्रेक डाउन शब्द यूज किया है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म small and a simple molecule with a release of energy. Okay, so this is a whole process. Digestion, metabolism, metabolism is anabolism, metabolism का B part is a catabolism. These are the terms जो दो नंबर में आ सकती हैं आपके पेपर में, तो इनको याद कर लेना as it is. ओके, जैसे बायो में हम रट्टा मारते हैं ना, इसको भी आप समझ के रट्टा मारना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, सिंपल। एक्सक्रीटा बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, एक्सक्रीट हो रहा है बोलते हैं। दैट मीन्स कि कोई बॉडी से चीज बाहर निकल रही है। सो यहाँ पे अगर एक्सक्रीशन आपको आएगा तो दैट मीन्स दिमाग में याद रखना है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। ओके, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ गैस, स्वेट, फीक एंड यूरिन। ठीक है, आपका को भी फीकल मैटर डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, गैस हो रही है, या फिर एक्सक्रीट रिमूव हो रहा है बॉडी से, स्वेट आ रहा है बहुत ज्यादा, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इट इज अ नॉर्मल प्रोसेसेस, और ये सारे प्रोसेस हैं जो कि आपके बॉडी में होते हैं। ठीक है, और ये बेसिक लाइफ प्रोसेस क्यों होते हैं, वाई, ये सारे लाइफ प्रोसेस क्यों होते हैं, कोई भी आप में से बता सकता है। एनीवन? किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, हिंदी में ही बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बोल सकता है। इसी में आंसर छिपा है, जो मैंने आपको सारे प्रोसेसेस बताए ना, इसी के अंदर आंसर है। ओके, सो बेसिक लाइफ प्रोसेस बॉडी में क्यों होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि मैंने डाइजेशन बताया था फर्स्ट। ठीक है, ये क्यों उनको बेसिक बोलते हैं और ये क्यों होते हैं। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन, जैसे एक्सक्रीशन मैंने बताया वो भी जरूरी है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के, तो नीड टू बी एलिमिनेट टू प्रिवेंट हार्म टू द बॉडी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सक्रीशन प्रोसेस आपकी बॉडी में हो। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको यूरिन रुक जाता है, यूरिन नहीं होता, फिर उसको यूरिन बैग निकाल के हम लोग ट्रीट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देता है विच इज हार्मफुल फॉर अ बॉडी। इसीलिए बेसिक प्रोसेस बताए गए हैं और इनका होना बॉडी में जरूरी है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस होता है बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड इरिटेबिलिटी। ओके, सो इरिटेबिलिटी बहुत हम ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी है, इसमें सबसे पहला साइन जो आपको देखने को मिलता है वो होती है एलर्जी, है ना। जब भी एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी पे कोई भी चीज इरिटेट करेगी तो आपको पता लगेगा कि दिस इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी। लाइक किसी को प्रॉब्लम होती है मिल्क प्रोडक्ट से, या किसी को एलर्जीज होती है एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट से, सन से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जीज होती है ना। सो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या है, रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। Okay, now next is a movement. So what is movement is, it is a movement of the body in its place as well as the form of place to another search of food. Okay, ठीक है। और मूवमेंट को आप कहाँ जस्टिफाई करते हो,
सो मूवमेंट क्या होता है? इज अ फूड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज. ओके फाइन. मूवमेंट से हम यहाँ पे जॉइंट्स की मूवमेंट ले सकते हैं. ठीक है, कभी भी अगर हमें फूड सर्च करना है तो मूवमेंट बॉडी कैसे करती है? जॉइंट से, पैर से, है ना. ये हमारे जॉइंट्स है जो रिस्पॉन्स करते हैं हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में चलना है. तो दिस इज कॉल्ड बॉडी मूवमेंट. ओके, और ये होते कैसे, इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. नाउ 8th बॉडी प्रोसेस में क्या आता है? ग्रोथ. ओके, डेवलपमेंट जो मैंने बात की थी. सो ग्रोथ में क्या है? इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ओके, जैसे आपने देखा बचपन से बच्चा एक नॉर्मल ग्रो करता है, ग्रोथ उसकी होती है. सो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं जो डेवलपमेंट, टिश्यू के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के हर एक प्रोसेस में चेंज होता है. ठीक है, सो सेल, इसीलिए सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. इज अ बेसिक ऑफ योर बॉडी, है ना. इट्स अ बेसिक एंड सिंपलर फॉर्म ऑफ योर बॉडी. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पे प्रोसेस में डिफरेंशिएशन है. इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट अ सेल अंडरगो टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ओके, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. जैसी एक चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड है, जब वो अपने यंगर एज में आता है या फिर वो यंग से एडल्ट होता है ना, तो वो बहुत सारी चीजों को समझना शुरू करता है. उसकी बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन या स्पेशल उसके सोचने की थिंकिंग जो है वो अलग तरीके से ग्रो करती है ना. तो वो क्या करता है? चेंजेस जो होते हैं, है ना, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, है ना. उसके जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो उस तरह से, तभी तुमने देखा होगा जो हमारे जो स्कूल्स हैं वो फर्स्ट क्लास में कुछ और सिलेबस पढ़ाते हैं, और अगर वो सेकंड में जाते हैं तो वो सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है. तो जो ये चीजें हैं, डिफरेंशिएशन, ये स्ट्रक्चरल जो चीजें आ रही, इसमें सेल अंडर को परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन आ रहे हैं बॉडी में, तो वहां पे ये डिफरेंशिएट जो है हमारी बॉडी कर पाती है, क्योंकि सेल जो है वो आगे आगे ग्रो कर रहे हैं, टिश्यू उतने हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं. उस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है. ठीक है. नाउ रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू सेलुलर एज वेल एज ऑर्गेनिक लेवल. यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑर्गेनिज्म लेवल. ठीक है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू सेलुलर एज वेल एज ऑर्गेनिज्म लेवल. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? दिस एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एंड इज एसेंशियल टू फॉर जेनेटिक मटेरियल टू बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज अ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, एक स्पीशीज उसका कंटिन्यू कर रही है, एंड जेनेटिक मटेरियल जो है वो पास हो रहा है. ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन. तो दीज आर द बॉडी रिस्पॉन्सेस. ओके, इन सब में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए बेसिक लाइफ प्रोसेस में. मैम नो. ओके, शिप्रा मैम, और स्टूडेंट्स नहीं है क्या? मैम एमपीएच वाले हैं, बट मे बी दे विल नॉट ज्वाइन, या फिर आज क्रिसमस है शायद इसलिए. ओके, छुट्टी. ओके, मास्टर्स के हैं तो मतलब दे आर ऑल फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड. हाँ, इसीलिए शायद मतलब इजी हो जाता है एनाटॉमी. ओके, नाउ बेसिक लाइफ प्रोसेस. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से डायग्राम बना के आपके लिए इजी रहेगा, एंड देन डू द डेफिनेशंस. नाउ सर्वाइवल नीड्स. ओके, सो अभी हम क्या है ना, देखो शुरू से आप भी अपने सिलेबस का पैटर्न देखो. सबसे पहले आपकी एक बेसिक फॉर्म, आपका एक बिल्डिंग बन रही है कि हाँ बेसिक कंपोनेंट बॉडी के क्या होते हैं, उस तरह से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट की बेसिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, है ना. ओके, बेसिक प्रोसेस के बाद सर्वाइवल नीड्स. अब किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, वो होते हैं आपके सर्वाइवल नीड्स, है ना, जरूरत. ओके, नाउ सर्वाइवल नीड्स आर दीज नीड्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव एंड मेंटेन लाइफ. ओके, सो फर्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स. ओके, इसमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आ गए आपके. दीज आर केमिकल्स यूज ऑफ एनर्जी एंड सेल बिल्डिंग. So it includes carbohydrate, protein, fats, okay, essential fatty acids, minerals, and vitamins. Okay, so carbohydrate is a primary energy source.
ओके प्रोटीन जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सब प्राइमरी एनर्जी सोर्स. देन प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड एंजाइम प्रोडक्शन. ओके टिश्यू रिपेयर कैसे? दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. दीज ऑल्सो एक्ट एज बफर, एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. प्रोटीन से ही आगे जाके आपके जो है वो आगे हॉर्मोन्स को नरिश करते हैं, एंजाइम्स बनते हैं. तो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके टिश्यू को रिपेयर करता है. नाउ फैट. तो फैट क्या होता है? फैट इट्स अ गुड फैट. ओके अब एक और चीज याद रखनी है, अगर फैट आप बहुत ज्यादा लोगे तो आपके जो आपके ऑर्गन्स हैं वो भी हैम्पर होते हैं. वो किस तरीके से फैट जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है वो भी हम आगे लीवर के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ फैट क्या होता है? फैट सर्व्स एज एनर्जी रिजर्वर्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है. ऐसा नहीं है कि फैट बिल्कुल रिड्यूस कर देना है. गुड फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. ओके नाउ नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो विटामिन एंड मिनरल्स दे एक्ट एज को फैक्टर इन एंजाइमेटिक, या आप कह सकते हो एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है. अब यहाँ पे जो है को फैक्टर क्या बोलने की बात है यहाँ पे कि आपके एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आप डायरेक्ट लेते हो, कोई है जो आगे जाके जो आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये आपके एंजाइम्स को नरिश करते हैं, ठीक है. इसीलिए इनको बोलते हैं कि आपके बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है. दे समटाइम दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट. व्हाट इज कैटलिस्ट? What is catalyst, guys? साइंस में पढ़ा होगा 12th में. Ma'am, molecules which break down into small and simple substances. या उसका क्या मतलब, उसमें क्या बोल सकते हैं हम, इसमें क्या आ सकता है? हमने पढ़ा था बायो में, देयर इज 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट, है ना. एक होते हैं होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड बायोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं एंजाइम्स, है ना. एमाइलेज कुछ याद आ रहा है? एमाइलेज पढ़ते थे हम. एमाइलेज जो होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है ना. Yes, हमने जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का शुगर में, है ना. स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, उसको एंजाइम बोलते हैं, है ना. ऐसे हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. कैटलिस्ट वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन अकर, मेक इट इजियर एंड फास्टर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस. ओके सो ये थोड़ा हम बायो में पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है. इसका हम लोग एंजाइम्स लेते हैं. आयरन भी होते हैं, है ना. आयरन भी कैटलिस्ट की फॉर्म होती है. प्लैटिनम भी कैटलिस्ट की फॉर्म होती है ना. सॉलिड लिक्विड गैस भी होमोजेनस कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है. सो ये सारे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. इसीलिए जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं दे ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इसलिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ ऑक्सीजन, ठीक है. So it is a life providing gas essential for all the chemical reaction occurring in the body, है ना. Oxygen provides the body through the respiration system and the transport to all the part of the body through blood, है ना. So ये तो बेसिक है. ऑक्सीजन तो सबको ही पता होता है. It's मतलब require for an aerobic and energy production, aerobic respiration. What is aerobic respiration? What is aerobic respiration? Ma'am, glucose convert into energy where in the form of ATP. ATP, yeah, yes, ATP पढ़ते थे ना हम लोग, है ना. ग्लाइकोलिसिस होती है, उसको बोलते हैं ना, जब फॉर्म एटीपी बनता है उसको एरोबिक रिएक्शंस बोलते थे. इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. सो ये कहाँ पे मिलता था? बेसिकली हमने इसको फोटोसिंथेसिस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है 12th क्लास में. तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it occurs in most plant, animals and many microorganism, है ना. So ये बेसिक चीजें हैं. तो ये हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है. इट्स वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फॉर द केमिकल रिएक्शन. ओके नाउ वाटर. So water forms 60 to 80% of the body weight.
there are about 40 liter of total body water in a 65 to 70 kg of adult. ये है इसका वेट, एडल्ट का वेट, यानी कि जो 65 से 70 kg का एडल्ट है उसको 40 लीटर्स पानी पीना है. क्या ऐसा है? नो मैम. ओके, तो कैसा है मैम? पर डे का है मैम. आप बताओ, आपने नो बोला है. मैम पर डे का तो मैम 5 से 6 लीटर मैम पर डे. यहाँ पे 40 लीटर लिखा है, ये क्यों लिखा है? मैम पर डे का तो ज्यादा है मैम, 40 लीटर. इसमें कुछ डे लिखा ही नहीं है. इधर हम वाटर की कंपोजिशन बता रहे हैं, बॉडी के अंदर उसकी क्या क्या, मतलब कितना कितना लीटर होता है ना. सो इधर हम क्या बात कर रहे हैं कि वाटर फॉर्म 60 to 80% ऑफ बॉडी वेट. देयर आर, यस, एनीवन रेजिंग हैंड? आई गेस मेरे को दिख नहीं रहा. प्लीज अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, कोई भी हैंड रेज कर रहा है तो. मैम मे बी फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. मतलब क्या बता रहे हैं आप यहाँ पे? मैम जैसे अनिकेत ने बोला था 40 लीटर्स पर डे के लिए नहीं है, पर बॉडी के लिए इट इज अ कंपोजिशन. स्टूडेंट्स, इट्स अ कंपोजिशन. यहाँ पे बात हो रही है वाटर कंपोजिशन की, बट यहाँ पे लिखना चाहिए था वाटर फॉर्म्स 60 to 80% ऑफ द बॉडी वेट, या यू कैन से कंपोजिशन, और ऐसे भी लिख सकते थे द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 50 to 70% ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स एंड द बॉडी कंपोजिशन. यहाँ पे ये आना था, है ना. सो ये थोड़ा सा आप ऐसे मत लिखना कि एक दिन में इतना चाहिए होता है 40 लीटर पानी इतने केजी के बंदे को, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं. आगे देखो लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 12 लीटर्स इज ECF एंड 28 लीटर. ये कंपोजिशन बता रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, कितना पानी पीना चाहिए वो सब यहाँ नहीं बता रही, वाटर का कंपोजिशन बॉडी में यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, तो इसको सब याद रखेंगे. और कोई आपसे पूछता है तो प्लीज ऐसे मत बोलना कि 40 लीटर्स पानी ऐसे वैसे. आपको सीधा बोलना है कंपोजिशन हम बताते हैं, दैट इज ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 50 to 70% वाटर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स एंड द बॉडी कंपोजिशन. ओके, नाउ इसमें जो ECF है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, जो मैंने आप ऊपर बात की थी, वो 12 लीटर होता है. ठीक है, एंड 28 लीटर इज ICF. एक मिनट, समवन इज जॉइनिंग. ओके, ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लिख लेंगे. एंड 28 लीटर ICF होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, आउट ऑफ 12 liters of ECF and 2.5 liters is plasma water and 9.5 liters is the intestinal fluid. So it is a single most abundant chemical substances in the body and provide the fluid base for all body secretion and excretions. Okay, so water is obtained by drinking or from ingested food and liquid, while it is lost in the form of water vapor from the lungs as sweat from the skin and the urine from the kidney. ठीक है, सो कौन सा विटामिन होता है जो हमारे एक्सक्रीशन में बॉडी फ्लूइड के साथ बाहर जाता है? कौन सा विटामिन होता है? इट्स वेरी कॉमन विटामिन विच आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि जो वाटर के साथ ही बाहर चले जाता है बॉडी से और उसकी आपको जरूरत होती है, इसलिए हर एक चीज में वो पाया भी जाता है. कौन सा विटामिन है? Vitamin C and B, I guess. No, ma'am. Oh, sorry, ma'am. आप बोल रहे हैं क्या? This is Dr. Payal. Hi, doctor. Okay. Are you sure or you are guessing? Normally these are water soluble vitamins, right? So just guessing. Okay. Yes, vitamin C, and next is vitamin B. I'm just guessing vitamin B. And what about vitamin K? Yes, that is also a fat soluble vitamin. Yeah, so vitamin K is also there. Yeah. Okay, so vitamin C and vitamin K. Okay. And B complex also. They all are water. You are right. They all are water soluble. So this is C, B complex vitamin like B2, B3, and K, vitamin K. Okay, so ma'am, you are from MPH first year or MHA?
MPH first. Okay, cool. Now next is normal body temperature. So normal body temperature में क्या आता है? The normal body temperature is 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, एंड अगर हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो कितना सेल्सियस होता है गाइस? यस, जल्दी जल्दी. सो बेसिक क्वेश्चन. हमारी बॉडी का बेसिक टेम्परेचर कितना होता है? 36.6 37 डिग्री सेल्सियस या 36.67 डिग्री सेल्सियस में. ओके, एंड फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ जो आप अपने थर्मामीटर से जो आप अपना टेम्परेचर देखते हो वो किस में होता है? कौन सी वैल्यू होती है उसकी? फ़ारेनहाइट होता है वो. जो आजकल आप लोग खुद देखते हैं ना, एक आपके पास थर्मामीटर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसमें टेम्परेचर आप देखते हो कि 100 है, 102 है, तो वो जो होता है वो जो डिग्री है उसकी वो फ़ारेनहाइट है. ओके, सो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर सपोर्ट the proper functioning of the body. The fall or raise in temperature both has adverse effect on the functioning of the body. So एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब आगे के लिए भी, कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी इक्विलिब्रियम चल रहा है तो आपकी टेम्परेचर 98 रहेगा. अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ओके, सो सबसे पहले आपको क्या होता है? टेम्परेचर आपका रेज होता है या टेम्परेचर आपका फॉल हो जाता है. उससे पता लगता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन अवेलेबल है. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है. Okay, now next is atmospheric pressure. So what is atmospheric pressure? The force excreted on the surface of the body by the air is called atmospheric pressure. इसके अलावा और कुछ कह सकते हैं इसको? Okay, so you can also say it is a force excreted, yeah, exerted, okay, yeah, you can say elevated by the weight of the atmosphere on the earth surface. ठीक है, और बॉडी में किससे आएगा? ये एयर से आएगा. तो द बॉडी कैन withstand normal atmospheric pressure of 76 mmHg at high altitudes. Where there is a decrease in atmospheric pressure, the human body faces certain problem like motion sickness. ठीक है, अब कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं जब आप लोग ट्रैवल करते हैं? हाउ यू फील व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? ओके, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द बॉडी इज कंटेस्ट, मतलब जो आपकी बॉडी है वो इंटरैक्ट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है, जो आपके सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, ब्रीदिंग को, एंड और कोई फंक्शन, कोई वाइटल फंक्शन है तो उसको भी इफेक्ट करता है, जैसे कि एयर प्रेशर रेगुलेशन. ओके, तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ना. सो उसको भी इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है. अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो आपने देखा होगा प्लेन में जब आप फ्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा आपके कानों में पेन होना शुरू हो जाता है ना. वो क्यों होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से होता है. ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी का क्या होता है कि जब फोर्स है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, ब्रीदिंग कह लो, है ना. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिराइव द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, है ना. सो जब आप इनहेल कर रहे हो तो द प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अलाउइंग एयर टू फ्लो इन. सो जब आप फ्लाई करते हो, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिनको ऑलरेडी अस्थमा है. क्यों? क्योंकि उनका जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में. तो उनके लिए फिर एयर मास्क ऊपर से अपने आप ओपन हो जाते हैं. सो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम बेसिकली उन अस्थमा के पेशेंट को आती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं हो पाते. ओके, यहां तक इन टर्म्स में कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज मुझसे पूछो. न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर,
temperature and atmospheric pressure. Anyone please? आप प्लीज पूछिए, बिकॉज आप अगर पूछेंगे नहीं ना क्वेश्चन, दैट मीन्स आप मतलब या तो आपको सब कुछ आता है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि लेक्चर के दौरान ही आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप वैसे भी व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकती हूँ। जब आप नोट्स बनाने बैठते हो समटाइम हम चीजें भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, है ना, या यहाँ पे कौन सा किस चीज की बात हुई थी, या ICF या ECF की फुल फॉर्म क्या है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेजेस भी कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आप दोबारा अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ भी सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाले स्टूडेंट्स ऐसे ही करते थे, दे यूज टू डू लाइक दैट। मतलब वो पहले अपने क्वेरीज क्लियर करते थे अपने माइंड में, देन कुछ उनको नहीं समझ आ रहा है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लीज अपने नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने पुराने पेपर्स लीजिए मैम से, पेपर्स लेके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर की लगती हैं कि आई हुई हैं पहले भी और मैंने वो नहीं पढ़ाई, छोड़ दी है, तो उसको भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो सर्वाइवल नीड्स में आपको अभी कुछ नहीं पूछना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज वेरी कॉमन वर्ड। प्लीज जो BHS स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे इसका आंसर पूछना चाहूंगी जिनके ऑलरेडी साइंस एज अ सब्जेक्ट था। मैंने एक वर्ड यूज किया था ऊपर कि बॉडी में कभी भी इक्विलिब्रियम अगर होता है, अगर वो इक्विलिब्रियम खराब होता है या कोई भी इन्फेक्शन आके बॉडी के इक्विलिब्रियम को खराब करता है, सबसे पहले हमारे बॉडी का टेम्परेचर या तो रेज होता है या फॉल होता है। तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है? होम्योस्टेसिस है, सिंपल। सो होम्योस्टेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल internal environment despite changes in the external condition. It is essential for the survival and proper functioning of cell, tissue and organs. Okay, so even आपकी बॉडी जो है वो WBC भी बहुत सारे सिक्रीट करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, पहले मुझे बॉडी को लड़ना है, ठीक है। सो ये सेल्स की बात भी मैं और आगे आपको बताएंगे कि व्हाट इज RBC एंड WBCs। ये बॉडी का अपना एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। सो उस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना ही होम्योस्टेसिस है। ओके, सो इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसकी स्टेबल कंडीशन होती है, लाइक मेंटेन पैरामीटर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, ऊपर मैंने बात की थी, pH, ब्लड ग्लूकोज, फ्लूइड बैलेंस विद इन नैरो रेंज, ठीक है। ये सारे बैलेंस जो चलता है बॉडी के अंदर उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। ओके, नाउ कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम है ना, डिटेक्टर, सेंसर, these organize the deviation on the system, transmission of the messages of deviation to the control center and transmission of information from the control center to the effectors for correction. Okay, so these transmission जो बॉडी करती है ना, तो बॉडी सबसे पहले बोलते हैं ना बॉडी की इम्यूनिटी होती है, एक सेल्फ पावर होती है, उसके बारे में हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। बॉडी की एक सेल्फ पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, कि मेरी बॉडी ने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, अब उस इक्विलिब्रियम में कोई इन्फेक्शन अगर आ गया तो पहले मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। सो पहले सेंस करेगी, देन मैसेज मेरे ब्रेन को जाएगा, देन मेरी होल बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। मेरी बॉडी में WBC इंक्रीज होंगे, प्लस मेरे को फीवर जो है वो आएगा, टेम्परेचर मेरा रेज होगा, और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में सारा प्रोसेस होता है। ओके, देन उसके बाद आगे मेरा कोई साइन और सिम्टम्स आएगा कि जिसे हम देख के पता करते हैं कि हाँ यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दीज जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है ये इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अदरवाइज आपकी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ऑलरेडी, अगर कोई भी उसमें बाहर का फॉरेन बॉडी अटैक करती है तभी वो होम्योस्टेसिस खराब होता है, देन बॉडी रिएक्ट करती है। ओके, नाउ इसमें होम्योस्टेसिस में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखा है मैंने एक पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैम जो होम्योस्टेसिस है, जो अगर वो सेल में फंक्शन ना करे तो उसमें कौन कौन से कॉजेज होंगे? लाइक मतलब कौन सा सेल फंक्शन ना कर, WBC जनरेट ना हो,
मैम यस। ओके, सबसे पहले आपको साइन सिम्टम्स होते हैं, है ना, इनबैलेंस आता है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, इसमें कोई भी फॉरेन बॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इफ यू से कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, इसमें हमारे कोई ना कोई फॉरेन बॉडी होता है, यानी कोई ना कोई एजेंट होता है इन्वॉल्व, है ना, तो बॉडी रिएक्ट करती है। बट इन टर्म्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे होता है, तो इम्बैलेंस हो गया, तो वहां पे सिम्टम्स आते हैं, साइंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हार्ट की डिजीज होने वाली है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फील करोगे, बॉडी में क्या आएगा सिम्टम? यहाँ पे कोई होम्योस्टेसिस बिगड़ा, हमारा बॉडी रिएक्ट नहीं करी क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई फॉरेन एजेंट नहीं है, पर बॉडी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट आपका क्या होगा? एसिडिटी होगी, ठीक है। उसके बाद पेन होगा, जिसको हम बोलते चेस्ट पेन होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर फॉरेन बॉडी नहीं है और बॉडी टेम्परेचर एलिवेट नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ा है, कैसे पता लगेगा? साइन सिम्टम से, ठीक है। ऐसी अगर हाइपरटेंशन का मरीज होगा, है ना, सबसे पहले उसको क्या होगा? पेन होगी, उसको हेडेक होगा, या तो फिर वो बेहोश हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर से, क्योंकि इसमें कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं है, हमारी खुद की बॉडी जो है हमारे लिए हार्म हो रही है ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज फॉरेन एजेंट ही होता है, समटाइम्स हमारी बॉडी में खुद हमारी बॉडी हमारे लिए हानिकारक होती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज में होता है। उसमें क्या होता है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, स्प्लीन पढ़ाऊंगी आगे, है ना, तो मैं आपको बताऊंगी। डायबिटीज आपके कोर्स में है, शायद MPH में है, आई गेस, मैं डायबिटीज पढ़ाई थी, MHA वालों में है और MPH में भी है डायबिटीज। सो वहां पे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स, या यू कैन से एक्स्ट्रा शुगर बनाने स्टार्ट करती है, जो आपकी खुद की बॉडी के लिए बेकार हो जाता है, तो वहां पे डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जब आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस खराब हुआ, देन आपको पता लगा कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, पैरों में बहुत जख्म बन गए हैं जो कि हील नहीं हो रहे हैं, तो सिम्टम से पता लगता है, ठीक है। जब हमारे सेल्स रिएक्ट नहीं करते, WBC नहीं बन रहे, क्योंकि WBC हमेशा इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनते हैं, फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट बनते हैं, तो वहां पे हम साइन सिम्टम से देखते हैं कि हाँ भी हमें कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज बताइए। इतना मतलब इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चंस आपके एनाटॉमी के सिलेबस में है, और वही क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फैक्टर्स एंड वेरियस बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, ठीक है। फैक्टर क्या है? pH। So pH is necessary for enzyme activity, acid balance, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस फॉर द बॉडी एंड द बॉडी फ्लूइड्स। अब क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होम्योस्टेसिस की, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? होम्योस्टेसिस इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बॉडी में, ठीक है, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कौन सा फैक्टर है? नाउ अब हम यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर सबसे पहले क्या होते हैं? हम pH होता है, pH का बैलेंस होता है। सो एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी फ्लूइड, okay, it is maintained by various mechanism in the body as buffer mechanism of blood, ठीक है, respiratory mechanism through the maintenance of carbon dioxide concentration, renal mechanism by excreting acid base urine through kidney. The normal pH is of ECF. What is ECF here? What is ECF? ऊपर हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वेरी गुड। और कोई अवेलेबल नहीं है क्या क्लास में, या सबने लीव कर दिया? व्हाट इज ECF? अनिकेत? हम एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर आगे? हम फ्लूइड। मैं कभी भी किसी का भी नाम ले क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, तो मुझे आंसर चाहिए, और मैं पढ़ाया हुआ ही पूछ रही हूँ, वो भी टर्म,
ठीक है. सो pH, व्हाट इज pH इज, pH जो है वो इट्स ऑप्टिमम pH इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. It is maintained by various mechanism in the body as buffer mechanism of the blood. Okay, so pH is important कि अगर एसिड बेस का बैलेंस नहीं रहेगा तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फैक्टर है होम्योस्टेसिस का pH. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. सो इट इज एसेंशियल टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बॉडी फ्लूइड्स आप बोल लो. ठीक है. बॉडी फ्लूइड्स जो है वो भी इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए एंड ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है ना, ग्रेडियंट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एक्सिस्टेबल सेल्स एज नर्व सेल एंड द मसल सेल. ठीक है. तो बोलते हैं ना कभी भी अगर आपको ज्यादा वॉमिटिंग हो गई तो इलेक्ट्रोलाइट पिलाते हैं, या ज्यादा आपको लूज मोशंस हो गए है ना, किसी को डायरिया हो गया एकदम 3rd डिग्री का डायरिया, तो उसको बोलते हैं कि नहीं आपका बिल्कुल जी इलेक्ट्रोलाइट्स 0, पहले आप इलेक्ट्रोलाइट पिलाओ, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, है ना. इट इज इम्पॉर्टेंट. ओके. सो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, और जो है कभी कभी डायरिया से भी बहुत सारे छोटे बच्चों की डेथ होती है, और बहुत सारे एडल्ट्स की या बुजुर्गों को भी डेथ डायरिया से हो सकती है. ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस. मैम सिंपल पानी से तो मना करते हैं कि सिंपल पानी नहीं पीना चाहिए मैम, जैसे जब लूज मोशन होते हैं या वोमिटिंग होती है, जैसे कि ज्यादा हम इलेक्ट्रोल तो मैम जैसे लूज मोशन होते हैं तो मैम सिंपल तो वाटर, नॉर्मल वाटर से तो मैम रोकते हैं ना. हाँ, ऐसा क्यों बताओ. क्योंकि pH जो है वो बहुत ज्यादा, जो pH है वो नॉर्मल नहीं होता है. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हो तो उसमें सारे मिनरल्स होते हैं. आपने देखा होगा उसमें सोडियम एक पार्ट होता है. जब आप नमक से बनाते हो घर पे भी जब आप बनाते हो ORS तो उसमें अलग अलग चीजें मिलाते हैं ना. क्या क्या मिलाते हैं उसमें घर पे अगर ORS? पोटेशियम. यस. सोडियम. यस. यस, पोटेशियम, सोडियम. यस, आप बिल्कुल सही हो. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट, है ना. ये ORS का तो हम MPH में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ORS का पोजीशन मुझे क्वेश्चन में भी आया था. ठीक है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को. ठीक है. और हम क्यों टैप वाटर नहीं पिलाते? एनीवन फ्रॉम MPH? यस मैम, बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है कि वो टेम्परेचर वो अंदर जो होता है वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है. ओके. क्योंकि बॉडी ना ऑलरेडी जो है डिहाइड्रेट हुई होती है. ठीक है. सो हाइड्रेशन के लिए क्या नाम है, अनिकेत. यस, हाइड्रेशन के लिए वी नीड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. हमें ये सभी चीज चाहिए होती है. बट टैप वाटर में क्या होता है, दे आर लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच मीन्स इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू रिप्लेस व्हाट द बॉडी लूज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन. ठीक है. दूसरा, अगर जो आप टैप वाटर पी रहे हो या वो फिल्टर नहीं है, आप डायरेक्ट नल से पानी पी रहे हो, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं विच इज जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, और उस टाइम पे ऑलरेडी बॉडी इतनी वीक है और आप सिंपल वाटर पियोगे तो आप और बीमार हो सकते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट दो. ठीक है. क्योंकि बहुत जरूरी होता है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का बैलेंस होना. ठीक है. क्योंकि एसिड बेस बैलेंस. यस मैम, जैसे आपने बताया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का बैलेंस होना, अगर इनमें से एक भी इनबैलेंस होते तो उसमें बॉडी के क्या कॉजेज है? इट्स नॉट, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बॉडी की जो हीलिंग है इट विल टेक टाइम. ओके. एंड आपके 4 बोलते हैं ना, 4 लूज मोशन के बाद ही इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करना है ना. सो वो 4 से 6 भी हो सकते हैं, है ना. अगर हम लोग फ्लूइड बैलेंस नहीं करेंगे तो बॉडी बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, सेल की नरिशमेंट पूरी फिनिश हो जाएगी और आपका ऑर्गन डेड भी हो सकता है. ठीक है. और बहुत सारे पेशेंट इसीलिए डिहाइड्रेशन में डेथ होते हैं क्योंकि उनके बॉडी में उनके जो सेल्स हैं वो नरिश नहीं होते, वो कंपोज नहीं हो पाते, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होते, है ना.
और पेशेंट डेथ हो जाता है। ये बहुत रेयर होता है, इट्स अ 3rd डिग्री इन्फेक्शन में जब ऐसा होता है। बट इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए बैलेंस होते हैं जब हम ORS देते हैं कि बॉडी का जो रिस्टोरेशन है, हाइड्रेशन है, वो ठीक रहे और रैपिड हो, है ना, हाइड्रेशन रैपिड हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत दो, आप सिर्फ पोटेशियम दो, नमक वाला पानी नींबू मिला के दो, चीनी मत डालो, ठीक है। उसको 4 बार और लूज मोशन हो जाएंगे। अगर पहले से ही 40 kg का बंदा है ना, उसको लूज मोशन रात से लगे हुए हैं, आप सिर्फ नमक पानी और उसको नींबू पिला रहे हो, है ना। सो इट्स योर चॉइस कि आपको और कितना उसे लूज मोशन लगाना है। जल्दी ठीक करना है तो यू नीड पोटेशियम, है ना, ये चीज आपको चाहिए। ओके, समझ आया? जल्दी बॉडी हीलिंग के लिए रैपिड, यस मैम, रैपिड रिस्पॉन्स बोलते हैं। हमेशा जब भी आपने देखा होगा इमरजेंसी किट में ORS जरूर होता है विद ऑल द कंपोजिशन, और उसका जो मैन्युफैक्चर डेट है वो भी बाहर ना गई हो, क्योंकि बहुत सारी जो ANMs होती हैं, स्टाफ नर्स होती है, उनकी इमरजेंसी किट में ORS एक्सपायर्ड ही होता है गवर्नमेंट में। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसकी फ्लाइंग होती है हमारी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड बेस बैलेंस। अगर आप घर पे भी हो और गर्मी का टाइम है, इलेक्ट्रोलाइट अपने फ्रिज में रखो, वेरी एसेंशियल। नाउ ऑक्सीजन हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया था। एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी। ऑक्सीजन का मेन रोल आप पढ़ोगे, ट्रांसफर कैसे होता है बॉडी में, जब हम हार्ट पढ़ेंगे, है ना। हार्ट पे क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और हार्ट हमारा ऑर्गन है, उसमें आप पूरा ऑक्सीजन एक्सचेंज पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की डेफिनेशन है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी, ओके। द ब्लड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ऑक्सीजन अवेलेबल टू ऑल द सेल्स फॉर देयर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, ओके। नाउ वाटर, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द GI ट्रैक्ट। व्हाट इज GI? जल्दी, व्हाट इज GI ट्रैक्ट? अरे साइंस वाले स्टूडेंट, व्हाट इज GI ट्रैक्ट? ऐसे ही पिक्चर बना के हम लोग 5 नंबर लेके आते हैं साइंस में, बायो में, GI ट्रैक्ट का। प्लीज बोलो, हाँ, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे। गैस्ट्रो, हाँ गैस्ट्रो इंस्टेंट, हाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं तुम्हारी ना 12th की किताबें खुलवा दूंगी, बता रही हूँ अगर किसी के पास पढ़ी है बायो की तो, ठीक है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय GI ट्रैक्ट प्रोवाइड्स वाटर नीडेड टू द एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन एंड आल्सो हेल्प इन मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। हम लोग माउथ से लेकर ऐसे पूरा ऑर्गन बना के, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, उसमें ड्यूडिनम दिखा के, ड्यूडिनम इलियम दिखा के लीवर बनाते हैं, देन पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, देन रेक्टम और एनस। जो हम ये डायग्राम बनाते हैं ना, ये पूरा डायग्राम को GI ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। याद आया कुछ? पिक्चर दिखा, एक पिक्चराइजेशन बनी दिमाग में। यस मैम, GI ट्रैक्ट होता है। वेरी गुड, अनिकेत को याद आ गया तो मतलब सबको याद आ गया, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय GI ट्रैक्ट प्रोवाइड वाटर नीड टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन एंड आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम, ओके। नाउ अगेन इज न्यूट्रिएंट्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मस्ट बी सप्लाइड टू द सेल। Nourishment के the digestive system help in the absorption of nutrient in the form of glucose, amino acid and fatty acid. So the absorption dietary nutrition are used by the body cell to produce energy, ठीक है, in the form of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, ठीक है, is the primary energy carrier in cells. यानी न्यूट्रिएंट से हमारे सेल को क्या है, एनर्जी मिल रही है। तो अगर एक सेल को एनर्जी मिलेगी तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? ऊपर पढ़ाया था मैंने। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं भाई? टिश्यू, है ना। अभी भूल जा रहे हो। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू होता है। तो अगर हमारे
एक सेल को न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिल रही है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को एनर्जी मिल गई, है ना? तो उससे क्या हुआ, किसको एनर्जी मिलेगी? ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ऑर्गेनिज्म की उसे क्या वो होता है, सेल होता है। ठीक है, तो अगर हमारे सेल्स में न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंच रहा है, फ्लूइड प्रॉपर पहुंच रहे हैं, तो हमारी बॉडी कंस्ट्रक्ट होगी, डिस्ट्रक्ट नहीं होगी। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे ये रोल होता है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम circulate and makes these nutrients available to all part of the body, hence helps in the maintaining of homeostasis. फ्लूइड प्रॉपर मिल रहे हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो होम्योस्टेसिस बैलेंस ही होगा। ठीक है, सो क्या करता है, जो भी आप एलिमेंट आज पढ़ रहे हो, दे ऑल आर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी, whether it is oxygen, it is water, nutrients, minerals, ये सारे हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एक प्रॉपर चैनल, ये होम्योस्टेसिस शांति बनाए रखते हैं। ठीक है, कोई आपको अगर फॉर एग्जांपल आप लोग प्रोटीन नहीं ले रहे हो, ठीक है, या आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन की कमी है, तो आपको रिजल्ट देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, इट्स अ वेरी कॉमन, है ना, कि हेयर फॉल हो रहा है, पर अगर आप उसका विटामिन चेक कराते हो, उसकी बॉडी में विटामिन डी का बहुत कमी होता है, तो वो कहाँ आ गया, आपके विटामिन मिनरल्स में आ गया, न्यूट्रिएंट्स में आ गया। ठीक है, सो इस तरह से हमारी बॉडी में अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है तो जल्दी से कोई प्रॉब्लम बॉडी में नहीं आती है, वेदर इट इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम, ओके, और डिजीज। नाउ हार्मोन, सो हार्मोन्स क्या होते हैं? The endocrine gland supply hormones to all the targeted organs. What is endocrine gland and where it is? कोई स्पेसिफिक जगह है एंडोक्राइन ग्लैंड की? मैम ये तो अलग अलग ग्लैंड्स में होते हैं। वेरी गुड, कौन बोला? मैम रिद्धि। और कहाँ होते हैं ये? पैंक्रियास, लाइक पैंक्रियास एंड थायरॉक्सिक ग्लैंड में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं जैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीशंस देते हैं और ये सारे ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे हमारे। अच्छा, क्या लीवर ग्लैंड है? क्या लीवर ग्लैंड है? एनीवन, क्या लीवर ग्लैंड है? यस, यस। सो हम यहाँ हार्मोन्स की बात कर रहे थे और एंडोक्राइन की ग्लैंड की बात कर रहे थे। ये सभी ग्लैंड्स में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? इट्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनका बेसिक इनका फंक्शन क्या होता है? दे सप्लाइज हॉर्मोन्स टू ऑल द टारगेटेड ऑर्गन्स। दीज are supplied in a small amount, okay, together with the nervous system circulating and transferring local hormones of the endocrine system regulate the activity and the growth of the target cell throughout the body. ओके, ऐसे हम लोग जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे, अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पे हर एक ग्लैंड का आप एक अलग अलग रोल देखोगे। कुछ हमारे ग्रोथ पे करते हैं, कुछ हमारे सेल्स की ग्रोथ पे करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग हमारे ग्लैंड है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बेस ऑफ द ब्रेन में होती है। ठीक है, सो जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। थायराइड ग्लैंड होते हैं, सो लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। आप नेक में ऐसे हाथ लगाओगे तो यहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है।
ठीक है। ऐसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज भी ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स मतलब ओवरी एंड टेस्टिस, वहां पे भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हर एक ग्लैंड के में ग्लैंड का पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको जो सब ग्लैंड जिसमें आती है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो हम सिस्टम्स पे जाएंगे तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से हर एक ग्लैंड का सिचुएशन एंड द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. So the excretion of metabolic end products is essential and is excreted out in the form of feces by the digestive system, ठीक है। अब यहाँ पे excretion की बात हो रही है ना। ऊपर हमने पढ़ा था ना बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, तो वहां पे हमने excretion भी पढ़ा था। So आगे उसी को ये देखिए बॉडी प्रोसेस में हमने excretion पढ़ा था। नाउ हम इधर पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. सो द फेलियर इन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट may lead to serious illness as encephalopathy, which is characterized by high level of urea in the blood of the brain. सेम कोई चीज को एक्सक्रीट होना है, वो एक्सक्रीट नहीं हो रही है और बॉडी के अंदर ही मेंटेन हो रही है, तो बॉडी पे क्या करेगी, उसके होम्योस्टेसिस को हैम्पर करेगी, ठीक है. देन इट विल लीड टू एनसाइक्लोपैथी, जो कि लेवल होता है आपके यूरिया का लेवल हाई होना ब्लड में, ठीक है. सो ये है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. नाउ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऊपर भी हमने पढ़ा था, द बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन एट 37.5. ये गलत है प्लीज, ये गलत है, तो आप लोग ये मत लिख के आना, ठीक है. 36.65 है, that is 75 degrees Celsius. Okay, so the body temperature must be maintained at 37 degrees Celsius. Skin through sweating, lungs through the excretion of water vapor and production of heat help in maintaining normal body temperature. Now this will complete. और इस पे आपको कोई भी फैक्टर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछो. आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, अपनी बुक्स को खोलो, या फिर नोट्स होंगे, या आपके पास कोई पीडीएफ होगा तो उसको खोलो एंड आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए. अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगी. Okay, now tell me what is component of the body. मैं नेम बोलूंगी, आप रिप्लाई करना. Okay, what is component of the body? Anyone please unmute yourself. हमने अभी पढ़ा है, जस्ट आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ ही है. व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द बॉडी? रिद्धि, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द बॉडी? मैम वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी अभी जो आपकी बुक में है, क्या है कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी? सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी में? सेल्स पढ़े थे. हाँ, सेल्स पढ़े थे, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस पढ़े थे एंड द बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे, ठीक है. ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी ना ऊपर, जिसमें एक ऐसे डब्बा भी बना हुआ है प्रॉपर आपके उधर बुक्स में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है अनिकेत? यस मैम. बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या आता है? बेसिक लाइफ, हाँ, बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले, हाँ जी रिद्धि, मुझे पता है आपको क्या आता है. हाँ, जब खाना खाया तो डाइजेशन, ठीक है. देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म, खाना पचाया तो मेटाबॉलिज्म. देन उसके बाद खाने को बाहर भगाया तो एक्सक्रीशन,
ठीक है, ये 3 तो याद हो गए सभी को, राइम के जैसे। ठीक है, नाउ दूसरा, खाना खाया, खाने ने एनर्जी करी, या खाने के प्रति या किसी भी एबिलिटी, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, एक्सटर्नल में चेंजेस आ रहे हैं, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, नाउ उसके बाद मूवमेंट, ग्रोथ, यही है ना, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। सो 3 तो याद ही आ जाएंगे, पहले खाना खाने से याद करना है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये 3 तो सबको याद है। नाउ रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्वाइवल नीड। सर्वाइवल नीड में हमने क्या पढ़ा था प्रार्थना? मैम न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर, यस, बॉडी टेम्परेचर, okay. Now Riddhi, what is homeostasis? Definition. Maintenance of internal and external environment. Okay. Okay. ठीक है, और फैक्टर्स क्या थे अनिकेत होम्योस्टेसिस के? फैक्टर्स मैम, ये फैक्टर्स अभी जस्ट पढ़ के हटे हम। होम्योस्टेसिस के फैक्टर्स क्या थे? बॉडी टेम्परेचर। मतलब आपने नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं था, या लिखा नहीं, या कुछ? कैसे? आपके पास बुक्स है, नोट्स है? यस मैम। अगर आप नोट से देख के भी आंसर करते हो ना, बाद के लिए याद रहता है कि मैंने इसका आंसर दिया था, है ना। आप देख के भी बोल सकते हो, मैं देखने थोड़ी आ रही हूँ कि वहां देख के बोल रहे हो, पर एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो कि हाँ मैम पीएच होता है ना। हमने पीएच लेवल पढ़ा था, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर पढ़ा था, है ना। ये सब अभी जस्ट अभी पढ़ के खत्म किया है हमने, है ना। क्या क्या था उसमें? सबसे पहले था फैक्टर पीएच, देखो नोट्स में देखो, है ना, पीएच है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का पूरा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया आपका, वाटर आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, हार्मोन्स हैं। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन पूछने का ऐसे नहीं, मैं आपको वो कर रही हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछती हूँ ताकि अगर आप दोबारा रिवाइज करो तो आपको बात के लिए ना दिमाग में याद रहता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था। ठीक है, बस इसीलिए मैं दोबारा से जाके एक बार रिविजन कराती हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है बॉडी का? फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। ओके, सो फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच some proportion of the output signal of the system is passed back to the input. The feedback system is a cycle of event in which the status of body condition is monitored. Okay, so each monitored variable is termed a control condition. For example, normal body temperature, it's a 90 degrees Fahrenheit or 37 degrees Celsius. Any disruption that changes a control condition is called stimulus, या तुम कह सकते हो foreign agent. ठीक है, as long as all the body control condition remain within the certain narrow limit, body cell function efficiently, negative feedback system maintain homeostasis and the body stays healthy. Okay, so if the body lose their ability to maintain homeostasis, the normal equilibrium among the body process get disturbed. जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन में पढ़ चुके हैं, होम्योस्टेसिस में आगे पढ़ चुके हैं, वही फीडबैक सिस्टम में ये हमको बता रहे हैं। फीडबैक सिस्टम में क्या हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर है 98 डिग्री, अगर वो टेम्परेचर फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर कंडीशन है, इसका पता लग जाता है, दैट इज स्टिमुलस। वो कंडीशन क्या होती है? स्टिमुलाई होते हैं जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं, या वो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज ऑल द बॉडी कंट्रोल कंडीशन रिमेन विद अ सर्टेन नैरो लिमिट, बॉडी सेल फंक्शन इफिशिएंटली, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड द बॉडी स्टेज हेल्दी।
ठीक है. इफ द बॉडी लूज देयर एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, द नॉर्मल इक्विलिब्रियम अमंग बॉडी प्रोसेस गेट डिस्टर्ब. ठीक है. सो कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर्स. ठीक है. अगर बॉडी है ना, अगर बॉडी वापस एक बार ठीक होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी फॉरेन बॉडी से आपको फीवर हुआ, आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर करी, आपको फीवर हुआ, यू विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, आपने हर चीज कर ली, दवाइयां ले ली, बट आपकी बॉडी एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में नहीं आ रही है. ठीक है. बॉडी ने क्या किया? अपनी एबिलिटी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की एबिलिटी खत्म कर दी है. ठीक है. दैट मीन्स कि आपकी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ है कहीं ना कहीं किसी चीज की वजह से. ठीक है. तो दिस इज अ फीडबैक. ठीक है. इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. बस सिंपल है. अगर बॉडी हमारी रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जो है सेल्फ हीलिंग यानी कि सेल्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में सक्षम नहीं है या एबल नहीं है. सो द रिसेप्टर्स इन द बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर द चेंजेस इन द कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर. व्हाट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? किसको बोलते हैं? What is control center of the body? Brain. Mind. Yes. Yes, 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 yes. हाँ जी बताओ. मैम की बात पूछा नहीं किसी ने. हाँ जी पूछिए निकेत जी. माइंड बोला. ओके. अच्छा, ओके, माइंड. ओके, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, प्लीज अगर आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि किसी का भी रेज हैंड नहीं दिख रहा है. ओके. सो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है जो कि मेंटेन आपके बॉडी में एक होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है. ठीक है. वो उसको रेगुलेट करता है. ठीक है. सो feedback mechanism are the process that regulate and maintain homeostasis in the body. Okay. So these mechanism use as a system of feedback loop to ensure that condition within the body remain stable and balanced. Okay. So there are two types of feedback. One is positive and one is negative. ठीक है. So what is negative feedback? So जो negative feedback होगा, this is the most common type of feedback mechanism in the body. So it works to counteract changes, bringing the system back to its normal state. है ना. हमारी बॉडी से WBC निकल रहे हैं, है ना, वो फाइट कर रहे हैं किसी भी चीज से, या हमारी बॉडी खुद ही हील होने की कोशिश करती है ना, तो वो जो हार है वो नेगेटिव फीडबैक में आ रहा है. ठीक है. क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है? नेगेटिव को ठीक करने की कोशिश कर रही है, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है. सो इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप, अ चेंज in a variable trigger a response that oppose and reduce the changes and maintaining balance. ठीक है. देखो उल्टा है. अगर बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है नेगेटिव के लिए तो वो क्या है? नेगेटिव फीडबैक में आएगा. कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा भी बता दूंगी. ठीक है. वो नेगेटिव फीडबैक में आएगा. ठीक है. जैसे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, एग्जाम्पल हॉट एनवायरमेंट की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से, द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट द चेंजेस. ठीक है. हम एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, उसने डिटेक्ट किया कि भाई कुछ चेंज हो रहा है मेरे साथ. ठीक है. तो क्या होता है? वो एक्टिवेट कर देती है आपके बॉडी के कूलिंग मैकेनिज्म को. उसको क्या बोलते हैं हम? स्वेटिंग बोलते हैं या वैसोडाइलेशन बोलते हैं. वैसोडाइलेशन मतलब वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स टू रिलीज हीट एंड लोअर द टेम्परेचर. ठीक है. ये किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव फीडबैक का. समझ आया या मैं फिर से बोलूं? क्योंकि मैं पूछूंगी लेक्चर खत्म होने के बाद फीडबैक मैकेनिज्म. ओके. नाउ पॉजिटिव फीडबैक. ओके. पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? दिस मैकेनिज्म amplify or increase a change, pushing the system further away from its equilibrium.
ठीक है. सो पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक एंड इज यूजुअली इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस दैट नीड टू बी कंप्लीट रैपिडली. ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल है चाइल्ड बर्थ, दैट इज लेबर. ओके, सो ड्यूरिंग लेबर द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, है ना, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है. ठीक है, क्यों रिलीज होता है? विच इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ओके, दीज कॉन्ट्रैक्शन पुश द बेबी टुवर्ड्स अ सर्विक्स. ये एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का. ठीक है, आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करना है ताकि जो बेबी है ना, जो कि फॉरेन बॉडी, जो कि बॉडी है आपके अंदर, वो बाहर पुश हो सके. ठीक है, एंड विच इन टर्न कॉज इवन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द बेबी इज बॉर्न, आफ्टर विच द फीडबैक लूप स्टॉप्स. ठीक है, एक है नेगेटिव फीडबैक, जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ रही है तो बॉडी खुद हील होने का कोशिश कर रही है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल, आप जिम से आ रहे हो, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हीट बॉडी में हो गई है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो ट्रिगर होता है और वो बॉडी में क्या होता है, कूलिंग मैकेनिज्म, है ना, वैसोडाइलेशन करना शुरू करता है, जिससे आपको स्वेटिंग होती है. तो जब भी आपको स्वेटिंग होगी, उसे देख के आपने क्या बोला है कि ये मेरी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक है. ये हमने होम्योस्टैसिस के अंदर पढ़ा था. होपफुली कि अब जब भी आप कुछ काम करो तो आपको एनाटॉमी याद आए. ठीक है, नाउ अब है पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक में क्या आता है? एग्जाम्पल में आता है चाइल्ड बर्थ. जो आपको पेन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन की वजह से बॉडी क्या कर रही है, और ज्यादा खुद को पेन दे रही है. क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी जो बॉडी है जो कि नॉर्मल, उसको लेके आना है, क्योंकि चाइल्ड को उसको बाहर पुश करना है. तो ये होता है बॉडी का पॉजिटिव फीडबैक. और इसमें चाइल्ड बर्थ के अलावा सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव फीडबैक में आता है, ब्लड क्लॉटिंग. उसमें क्या होता है, व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, है ना, सो प्लेटलेट अडहेयर टू द साइट ऑफ इंजरी एंड रिलीज केमिकल दैट attract more platelets. Okay, so this process continues with a more and more platelets aggregating at the site until a blood clot is formed to seal the wound. Okay, so मैं इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी हमारी कोई कट लगता है ना, तो उसमें फटाफट क्लॉट बन जाता है. तो वो बॉडी का एक पॉजिटिव मैकेनिज्म होता है. ठीक है, जो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे जो है बहुत सारे प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं वहां पे, और जो वो ब्लड क्लॉट बनाते हैं और उसके बाद एक वूंड बनाते हैं, उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म. इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, यहाँ पे बहुत 1-2 लाइनों में बताया गया, मैंने आपको एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझा दिया है. तो नाउ फिर से यहाँ पे देखो क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव फीडबैक में कि दिस मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इंक्रीज इन आउटपुट of a system is a result of an increase in the input that leads to the stability of the system and desired effect. Example क्या है? Regulation of secretion of oxytocin. ठीक है, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि ऑक्सीटोसिन कब निकलता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे. ठीक है, एंड एक और चीज यहाँ बताई, कोगुलेशन ऑफ ब्लड. कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है क्लॉटिंग. ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग एंड द चाइल्ड बर्थ यहाँ पे एग्जाम्पल में. ठीक है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. नाउ नेगेटिव फीडबैक में तुम्हें स्वेटिंग आना बताया था कि दिस मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द आउटपुट दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, बाहर से कोई चीज आ रही है, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो खराब हो रहा है, कोई भी आप लोग को ज्यादा गर्मी लग रही है या कुछ हो रहा है, तो उसमें नेगेटिव फीडबैक आया, तो बॉडी ने उसको खुद ठीक करने की कोशिश की. उसने क्या किया कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए आउटपुट जो है उसका डिक्रीज इन द आउटपुट दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी. उसने क्या किया, आउटपुट दे के अपना स्टेबल कर दिया आपकी बॉडी को. दैट इज नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव में क्या हुआ ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आउटपुट सिस्टम इंक्रीज इन द
इनपुट, इसने क्या किया, अपना इनपुट इंक्रीज कर दिया, ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनाना शुरू कर दिया, और लेबर में क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने थे, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ओके, नाउ जो मैं ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल सेम दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया था। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन शोइंग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या हुआ, लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड इनटू सर्विक्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन यूट्राइन्स। प्लीज आप अपने ना नोट्स खोलिए, उसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको पूरा ऐसे बोल के बताया, ठीक है। सो इन लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड इनटू सर्विक्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन यूट्राइन सर्विक्स एंड नर्व इम्पल्सेस, hypothalamus and posterior pituitary release the oxytocin, uterine smooth muscle, strong contraction force the baby head into the cervix. So this is the feedback mechanism, positive वाला। Now negative वाला TSH है, TSH thyroxine hormone, ठीक है। Now increase secretion, TSH secretion हुआ, decrease section, normal level आया, increase secretion, stimulative acid, decrease secretion। तो ये क्या हुआ आपका, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आया। ऐसे बहुत सारे क्लासिकल एग्जांपल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बुक में हैं, तो इसी तरह से आपको सारे एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। आज जाके उसको पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ विद एग्जांपल, और मैं पूछूंगी सबसे बारी बारी, भले मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगे, ठीक है। ओके मैम जी। नाउ लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, देन आई विल स्टार्ट द सेशन।